सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुभद्रा कुमारी सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, जेएन कॉलेज मधुबनी, बिहार में कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं एचआरटीसी, यूजीसी, मालवीय मिशन, टीचर ट्रेनिंग सेंटर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये खूबसूरत मौका दिया जिससे कि हम इस 11th इंडक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। इस इंडक्शन प्रोग्राम में मेरा रोल नंबर 23 है। मेरे सेमिनार प्रेजेंटेशन का विषय है भूमंडलीकरण तथा विस्थापन का समाज जीवन पर प्रभाव। 24 जुलाई 1991 को एक नई उद्योग नीति की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय हो, अर्थात एक देश के लोग दूसरे देश में आ जा सकते हैं, वहां जाकर के अपना व्यापार कर सकते हैं। पूंजी के स्वतंत्र प्रवाह की बात यहाँ पे कही गई। भूमंडलीकरण को विभिन्न नामों से जाना जाता है। किसी ने इसे वैश्वीकरण कहा तो किसी ने ग्लोबीकरण, मार्क्सवादी इसे पूंजीवादी सर्वव्यापीकरण के नाम से जानते हैं, तो किसी ने इसे आर्थिक उपभोक्तावाद कहा। भूमंडलीकरण सिर्फ आर्थिक प्रवृत्ति तक ही सीमित नहीं है, यह अपने स्वरूप में बहुत व्यापक है। भूमंडलीकरण से विस्थापन को बढ़ावा मिलता है। भूमंडलीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसमें विभिन्न बातों पर जोर दिया गया, जैसे कि व्यापार प्रतिबंधों को कम किया जाए, पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह हो, प्रौद्योगिकी का भी स्वतंत्र प्रवाह हो, विभिन्न देशों के बीच श्रम का आवागमन हो। यह अपने स्वरूप में व्यापकता को समाहित किए हुए हैं। भूमंडलीकरण के मुख्यतः 3 आयाम माने जाते हैं: आर्थिक आयाम, राजनीतिक आयाम, सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम। भूमंडलीकरण का सबसे सशक्त प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में देखा जा सकता है। विश्व के अधिकांश देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को खोल दिया है। इसका अधिकांश लाभ विकसित देशों को अधिक मिला है। राजनीति के क्षेत्र में भूमंडलीकरण का अपना महत्व है, क्योंकि इसने राष्ट्र राज्य की व्यवस्था को प्रभावित किया है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अब नहीं रह गई है। भूमंडलीकरण के फलस्वरूप सरकार को निजी क्षेत्र की सुविधा का ध्यान रखते हुए कभी-कभी उन्हें विधायी कानून और संविधान को बदलने के लिए भी विवश होना पड़ता है। भूमंडलीकरण का सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। पुरानी सामाजिक मान्यताएं और परंपराएं अब दुर्बल होती जा रही हैं। पारिवारिक संरचना में भी अब बदलाव दिखाई देता है। भूमंडलीकरण और बाजारवाद एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। भूमंडलीकरण से उत्पन्न बाजारवाद की चपेट में आज क्या गरीब क्या अमीर सब उसमें समाहित हो गया है। बाजार ने अपने मजबूत पंजे से सबको जकड़ लिया है। आज बाजार के स्वरूप में भी परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहले जहां छोटी छोटी कंपनियों का पतन होते जा रहा है, वहीं छोटे छोटे दुकानदारों के भी अस्तित्व पे आज संकट आ गया है। छोटी छोटी कंपनियां के उत्पाद इन बड़ी कंपनियों के उत्पादों के आगे में वे टिक नहीं पाती है। आज स्थिति ऐसी बन गई है कि पूरी दुनिया इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों के दास बन गई है। विज्ञापन के जरिए आज सब कुछ बेचा जा रहा है। थोड़े से डिस्काउंट छूट पर एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु थमा दी जाती है। अतिरिक्त चीजों की माया कविता में राजेश जोशी इसी बात को रेखांकित करते हुए कहते हैं, बाजार से लेने जाता हूँ जरूरत की कोई चीज, तो साथ में थमा दी जाती है एक और चीज मुफ्त। उस चीज की कोई जरूरत नहीं मुझे, पर लेने से इनकार नहीं कर पाता उसे। एक अतिरिक्त दूसरे अतिरिक्त को बुलाता है और दूसरा अतिरिक्त तीसरे के लिए जगह बनाता है, और एक दिन सारी जगह इन अतिरिक्तों से भर जाती है। आज कुछ गिने चुने ऐसे लोग ही होंगे जो अकबर इलाहाबादी की तरह यह कह सकता है, दुनिया में आया हूँ दुनिया का तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं। आज जो लोग अकबर इलाहाबादी की तरह इस बाजार से बिना कुछ लिए ही खरीदे ही गुजर जाते हैं, वह इस समाज के लिए अनफिट माना जाता है। भूमंडलीकरण से आज संस्कृति विलोप का भी संकट हमारे सामने उपस्थित हो गया है।
संस्कृति का आदान प्रदान विभिन्न देशों के बीच होना चाहिए और यह कोई नई बात नहीं है। इतिहास का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि विभिन्न देशों के बीच संस्कृति का आदान प्रदान हमेशा से ही होता आ रहा है। इससे उसकी आंतरिक शक्ति में कोई कमी नहीं होती है, उस पर कोई संकट नहीं आता है। लेकिन आज इसके पीछे सिर्फ बाजार है। बाजार अपनी जरूरत के हिसाब से उसको संचालित करती है। इस संस्कृति के केंद्र में बाजार होता है। अब वही संस्कृति फलती फूलती है जिससे कि बाजार को लाभ पहुंचता है। भूमंडलीकरण का आज की शिक्षा व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। भूमंडलीकरण जब आया तो हमारी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में एक भूचाल की तरह आया, जिसका कईयों ने स्वागत किया तो कईयों ने उसका विरोध किया। भूमंडलीकरण से एकमात्र प्रतिबद्धता बाजार को चुस्त दुरुस्त बनाने के साथ है और इस व्यवस्था में शिक्षा भी एक माल है और शिक्षा को आज उद्योग के रूप में चलाया जा रहा है और उद्योग की अवधारणा सीधे सीधे मुनाफे से जुड़ी होती है। आज शिक्षा की कमान निजी हाथों में सौंपी जा रही है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जैसे जैसे निजी शिक्षण संस्थान की चमक दमक, उनके आकार प्रकार बढ़ने लगी, वैसे वैसे सरकारी स्कूलों की दीवारें ढहने लगी, छतें चूने लगी और फर्श पर चींटियां रेंगने लगी। पूंजीपतियों द्वारा चलाए जा रहे ये निजी स्कूल लाखों को करोड़ों में तब्दील करने वाली एक मशीन है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जितने भी निजी संस्थान खोले गए, उनका मुख्य उद्देश्य अर्थ प्राप्ति ही रहा है। शिक्षा के निजीकरण का चक्र इतनी तेजी से चल रहा है कि विदेशी विश्वविद्यालयों तक को यहाँ पे स्थापित होने का रास्ता खुल गया है। आगामी कुछ वर्षों में देश में विश्व स्तरीय शिक्षा के क्षेत्र में कायाकल्प होगा, लेकिन क्या इसका फायदा उन आधे से अधिक आबादी को मिल पाएगी जिसे अपनी मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान के लिए ही दिन रात कोल्हू की बैल की तरह घिसना पड़ता है। उच्च शिक्षा की अवधारणा यह धनिक वर्गों के लिए ही अधिक लाभदायक महसूस होता है। भूमंडलीकरण के युग में स्त्री के प्रति वस्तुवादी दृष्टिकोण ही रहा है। आज बाजार की तमाम चीजों को बेचने के लिए नारी का इस्तेमाल हो रहा है और वे आज इसे खुशी पूर्वक कर रही है। आज की नारी परंपरागत छवि वाली नारी नहीं रह गई है। धर्म का भी आज व्यवसायीकरण किया जा रहा है, जहां एक तरफ कुछ लोग धनिक से धनिक होते जा रहे हैं, वहीं कुछ लोग, भारत के अधिकांश लोग गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। निजीकरण को भूमंडलीकरण से निजीकरण को बढ़ावा मिला है। विभिन्न शक्तियां सरकार के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को देना हो गया है। निजी क्षेत्र की सुविधा प्रदान करने हेतु कानूनों तथा संविधानों को बदलने के लिए भी सरकार को विवश होना पड़ता है। बहुराष्ट्रीय निगमों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जिससे कि जल, जंगल, जमीन को क्षति पहुंची है। भूमंडलीकरण का सामाजिक जीवन पे भी गहरा प्रभाव पड़ा है। इससे हम ये देखते हैं कि आज एकल परिवार की अवधारणा अब खत्म होते जा रही है। संयुक्त परिवार विघटित होता जा रहा है। पति पत्नी के बीच में दरार दिखाई देती है और स्त्री शिक्षा में जागरूकता दिखाई देती है। नशा सेवन और वेश्यावृत्ति की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। किसी भी चीज के दो पक्ष होते हैं, एक नकारात्मक और सकारात्मक। भूमंडलीकरण का सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देता है, क्योंकि इससे विभिन्न देशों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है। घरेलू उद्योगों की कार्यकुशलता बढ़ी है। तकनीकी के हस्तांतरण से भारत में उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। मनुष्य के समक्ष आज नए नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। मनुष्य का जीवन स्तर ऊंचा उठा है। स्त्रियां भी आसमान छू रही है तथा विभिन्न राष्ट्रों के बीच प्रगाढ़ता दिखाई देती है। जब भूमि अधिग्रहण किया, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, जैसे कि औद्योगिक विकास के हेतु भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक विकास कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण, वन्य जीव अभ्यारण्य हेतु भूमि अधिग्रहण, महामार्ग सड़क विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण, शैक्षणिक संस्थाओं के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण। क्योंकि विकास कार्य करने के लिए भूमि को सरकार को लेना पड़ता है, लेकिन ये सरकारें भूमि जो है
किसानों, आदिवासियों से लेती हैं, जिससे कि उनका विस्थापन आज बढ़ते जा रहा है। मजबूरी में या दबावमूलक तरीके से विकास की कीमत पर अपने स्वाभाविक निवास स्थान से अलग होना ही यह विस्थापन है। भूमंडलीकरण के फलस्वरूप विस्थापन को बढ़ते हुए देखा जा सकता है। आदिवासी का विस्थापन होता है, किसानों का विस्थापन होता है, और यह विस्थापन बहुत कारणों से दिखाई देता है। बांध के कारण विस्थापन, विकास के कारण विस्थापन। आदिवासियों के लिए वनाधिकार कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि इन वनाधिकार कानून की भी अधिकांशतः धज्जियां उड़ाई जा रही है। 2006 से पहले आदिवासियों के लिए वनाधिकार कानून नहीं बनाए गए थे। उन्हें अपने घर द्वार बनाने का भी अधिकार नहीं था। 2006 के बाद उन्हें यह अधिकार मिला, लेकिन आज भी यदि देखें तो उन्हें इन अधिकार से वंचित किया जा रहा है। विस्थापन से बहुत सारी समस्याएं और चुनौतियां उभर के समाज के सामने में आती है। उससे मनुष्य का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संरचना प्रभावित हो जाता है। मनुष्य का जो पहले से जो पारंपरिक रोजगार होते हैं, वो विस्थापन के बाद उनका वह रोजगार छिन जाता है, क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरे जगह पर विस्थापित किया जाता है। बच्चों से उसका बचपन छिन जाता है। विस्थापन का छोटे बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उन्हें नए परिवेश तथा आसपास के बदले हुए माहौल में सामंजस्य बिठाने में कठिनाई उत्पन्न होती है। उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। वक्त पर न उन्हें खाना मिलता है और न पानी। स्कूल भी उनका छूट जाता है। सहेजे गए सामान तथा स्कूली दस्तावेज भी बिखर जाता है। घर में वे अकेले रहने पे विवश हो जाते हैं। नशा सेवन, इस तरह वे नशा सेवन व जघन अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। महिलाओं का भी आर्थिक आधार छिन जाता है, क्योंकि पहले वे अपने पारंपरिक जो काम रहते हैं उसमें लिप्त रहती हैं, लेकिन बाद में विस्थापन के बाद उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विस्थापन कुछ लोगों के लिए अवसर भी लेकर आता है, लेकिन इसके उदाहरण कम है। इस तरह से हम आज देखें कि भूमंडलीकरण तथा विस्थापन का समाज जीवन पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। धन्यवाद।